वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला हमने आरंभ कर दी है और उसका पहला लेक्चर आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। एक क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप कवर करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये छोटे छोटे लेक्चर बनाए जा रहे हैं, 20-25 मिनट के हैं और इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है इतनी ही रखी गई है ताकि आप आसानी से एक दिन में कई सारी कवर कर सकें। लोगों की शिकायत होती थी कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, पापा वीडियो है तो वो पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। देखिए, लंबी चौड़ी कहानी तो वो होंगे ही क्योंकि सिलेबस हमें पूरा करना होता है उसमें। तो आपकी इच्छा है आप कंपाइलेशन देखिए, आप पार्ट वाइज देख लीजिए, इसीलिए दोनों ही रूपों में ये उपलब्ध होता है। बाद में इसे कंपाइल भी किया जाएगा, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप थोड़ा थोड़ा कवर करते चलिए और उस समय एक साथ रिवाइज कर लीजिएगा। तो बात यह है कि पहला लेक्चर आ चुका है, उसमें हमने पहले पुराने प्रश्नों को देखा था जिससे कि हमें परीक्षा का पैटर्न मालूम हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बड़े ही लाभदायक होते हैं, उनसे अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं होता। ये बात मेरे द्वारा बार बार रिपीट की जाती है और हर व्यक्ति इसको रिपीट करता है जो इस बारे में जानता है। तो वहाँ से आपको पैटर्न मालूम हो जाता है और वो आपने मालूम कर लिया था, आपने देख लिया था कि आयोग कैसे प्रश्न पूछता है और उसी के आधार पे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम सारणीबद्ध तरीके से जानकारियों को इकट्ठा कर रहे थे और पिछले वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक अपनी बात को पूरा किया था कि संविधान में कुल 22 भाग और 22 भागों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक किस भाग के अंतर्गत वर्गीकृत है, ये सब हमने देखा था। अब समय आ गया है कि हम सभी अनुच्छेदों को अलग अलग देख लें और उसके अंदर जो प्रावधान है उन्हें भी जान लें। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि आप इनके बारे में पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको अब जानने का अवसर मिला है, आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 395वें नंबर के आर्टिकल तक हम देखने वाले हैं। तो देखें इसे, यहाँ देखें पहला वाला, मतलब आर्टिकल नंबर 1 या अनुच्छेद संख्या 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इसमें वर्णित है। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना, उसका अधिकार किसको है, कैसे ये स्थापना होती है, इसमें कौन कौन सी जो बाध्यताएं हैं वो शामिल है, वो सब जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो अनुच्छेद 2 में प्राप्त होता है। इसके बाद 2क या 2A आप इसे कहते हैं, तो इसमें सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, ऐसा प्रावधान था लेकिन इसको कर दिया गया निरस्त। जैसे आपने देखा था ना, वहाँ भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो 2क है इसको निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद है आपका तीसरा, ठीक है, तीसरा अनुच्छेद, और इसमें नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्य जो है और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नाम इत्यादि में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, कैसे होता है, तो वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 4, पहली और चौथी, ध्यान से देखिएगा, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बताई गई जो विधियां हैं, या आप कह सकते हैं कि बनाई गई विधियां हैं, उनका प्रावधान इसमें दिखाई देता है। तो इसमें हमने देखा कि संघ और इसके क्षेत्र का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 1 से शुरू होकर अनुच्छेद 4 तक हमें लगातार दिखाई देता है। इसके बाद है नागरिकता यानी भाग 2, और भाग 2 में अनुच्छेद 5वें से यानी आर्टिकल नंबर 5 से हमारी बात शुरू होती है। तो आर्टिकल 5 जो है इस संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बातों को बताता है, मतलब नागरिकता के लिए क्या स्थितियाँ होनी चाहिए, वहाँ से बात शुरू होती है। अब यहाँ जो आर्टिकल नंबर 6 है उसे आप देखें, पाकिस्तान से भारत की ओर प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में इसमें ब्यौरा प्राप्त होता है, ये है आर्टिकल 6। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 7, और इसमें पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हमें दिखाई देते हैं। पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, ये इसमें अंतर है, दोनों एक नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8वां, और अनुच्छेद 8वें में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के जो अधिकार हैं उनका ब्यौरा यहाँ से प्राप्त होता है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों की तादाद, मतलब भारतीयों की तादाद अच्छी खासी है, तो उसमें भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता की क्या स्थिति होगी, उनके पास भारतीय नागरिकता होगी अथवा नहीं होगी, इन सब का जो प्रावधान है वो हमें दिखाई देता है 8वें अनुच्छेद में। इसके बाद है 9वां, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना, मतलब वो यहाँ की नागरिकता से वंचित कर दिए जाएंगे, इससे संबंधित जो बातें कही गई हैं वो आर्टिकल 9 में यानी अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों के बने रहने संबंधी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है यानी बाध्यताएं हैं या फिर आपकी जितने भी नियम कायदे हैं वो इसमें दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ठीक है, विधि द्वारा विनियमन किया जाना, और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 11 में हमको दिखाई देता है। इसके बाद अगला भाग आ जाता है जो कि है भाग 3। अभी तक हमने भाग 2 को देखा, अनुच्छेद 5वें से लेकर 11वें तक।
12वें अनुच्छेद से शुरू होते हैं हमारे मूल अधिकार, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न लगभग हर साल बनता है। सबसे पहले तो ये है क्या, इनकी परिभाषा है, और परिभाषा का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 12वें में हमें बखूबी दिखाई देता है। इसके बाद 13वां जो अनुच्छेद है, इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का ब्यौरा है। चूंकि मूल अधिकार एक ऐसा सशक्त हथियार है जो कि नागरिकों को एक अच्छी खासी ताकत देते हैं, तो सरकार इनके सामने पंगु हो जाएगी, ये दिक्कत है। जनतंत्र है तो निश्चित तौर पर नागरिक ही शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ ये जो मूल अधिकार है, इनको कैसे न्यूनीकृत किया जा सकता है, मतलब इन्हें कैसे घटाया जा सकता है, इसकी भी विधियों का ब्यौरा दिया हुआ है। इसके बाद है 14वां, तो विधि के समक्ष समता। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपको इसमें दिखेंगे। ये है 14वां। इसके बाद अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 में धर्म, यहाँ देखें, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन सब के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसका निषेध किया गया है। वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, उसे सजा मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ समानता की बात हो रही है। तो समानता किस आधार पे? धर्म के आधार पे, उस व्यक्ति के मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप असमानता नहीं दर्शा सकते। ठीक, तो इसका वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? 15वें से। 16वें को देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका जो अधिकार है, इसमें सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए अनुच्छेद 16 आपको प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत हो, यानी छुआछूत जो है वो भी समानता का दुश्मन है, आप जानते ही हैं। छुआछूत का मतलब क्या है? हम अपने से किसी को बहुत निम्न मान रहे हैं और उससे छूत बरा रहे हैं, गांव में यही कहा जाता है। और ऐसे भी सामान्य बोलचाल में हम उसे छूने से भी घिन महसूस कर रहे हैं, उसे एकदम से अछूता मान रहे हैं। तो ये भेदभाव की स्थिति है जो कि समता के अधिकार के खिलाफ। ठीक है, तो ये अस्पृश्यता का अंत, और इसका आचरण जो है उसको निषिद्ध कर दिया जाए, जो भी ऐसा करता है वो दंडनीय अपराध है। इसके बाद है 18वां जो आर्टिकल है, उसमें सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय जितनी भी उपाधियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सेना के द्वारा अगर कोई उपाधि मिलती है, कोई ऐसे मेडल मिलता है, सम्मान मिलता है, तो वो स्वीकृत है, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सम्मान मिल रहा है तो वो स्वीकृत है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अन्य उपाधि अगर धारण करता है तो उस पर रोक है, क्योंकि ये भी असमानता को पनपाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 जो है, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा की चर्चा है। पहला तो वाक और अभिव्यक्ति की बात की गई है। उसके बाद है सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। इतनी सारी स्वतंत्रताओं की यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, मतलब इनसे संबंधित जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। अब इसके बाद आर्टिकल 20, यहाँ देखें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध किसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन जब तक उसका कसूर सिद्ध नहीं हो जाता आप उसे दंड नहीं दे सकते या उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ अनुच्छेद 20वें तक हमने देखा था, और उसके बाद अनुच्छेद 21 को देखते हैं। ठीक है, 20वें में हमने ये देखा कि कोई भी अपराधी हो, चाहे कितना भी जघन्य अपराधी क्यों ना हो, जब तक कि उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है उसे कोई भी दंड नहीं दे सकता, ये सामान्य बात। इसके बाद अनुच्छेद 21, जिसमें कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका संरक्षण करने का अधिकार और इसका संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार हर भारतीय नागरिक के पास है, और सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, ये विदेशियों पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इसमें देखें कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका जो प्रावधान है वो 21वें में है। और 21 का, इसे बारीकी से देखिएगा, इसमें प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की चर्चा है। ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है 21वें से, ये बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद देखें आप 22वें को, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा है, और उसमें कुछ विशेष दशाओं में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है 23वां, बलात्श्रम यानी जबरदस्ती काम लेना और मानव के दुर्व्यापार का निषेध। लोगों को बधुआ मजदूर की तरह खरीदना और बेचना, जैसे पहले के समय में गुलामों का क्रय विक्रय होता था, ठीक वैसे ही, तो उन सारी परंपराओं पर रोक लगाना और मानवाधिकारों का संरक्षण करना, वो इस आर्टिकल का उद्देश्य है, जो कि है 23वां। इसके बाद 24वें को देखते हैं, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। बच्चों से काम लेना ये कानूनन अपराध है, आप जानते ही हैं, और संविधान इसका निषेध करता है। कहाँ से करता है? तो ये अनुच्छेद 24। ठीक है, और ये एक मौलिक अधिकार। इसके बाद देखें 25वें को, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की जो आज़ादी है, उसका ब्यौरा हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतःकरण यानी आपकी जो अंतरात्मा है, आपको जो दिशा दिखा रही है, आप उस दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये सारे अधिकार आपको कहाँ से मिलते हैं? उससे संबंधित आप आचरण भी कर सकते हैं, और हाँ, यहाँ तक कि प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रचार का उद्देश्य जो है वो बुरा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें कि ये 25वां अनुच्छेद है। चूँकि बातों को एकदम साफ सुथरे तरीके से कहा गया है, तो इसमें जो पेज है वो लोग अपने से निकाल लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नए रास्ते निकाल लेते हैं, और इन जो यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं इनका दुरुपयोग भी करते हैं। ठीक,
तो इसके बाद देखें 26वें को, कुछ लोग धर्मांतरण को सही बताते हैं। तो धर्मांतरण एक तरह से दुरुपयोग है इस अधिकार का, क्योंकि मानसिक रूप से भ्रमित किया जाता है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसे बरगला के बदलवाया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन वो लोग संविधान के अधिकारों की आड़ में, या जो मौलिक अधिकार हैं इनकी आड़ में ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद देखें 26वें को, तो अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यहाँ आपने देखा। और 27वां जो है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में आज़ादी का जो प्रावधान है उसको करता है। इसके बाद 28वां है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो आज़ादी की चर्चा है वो इसमें की गई है। और 29वां आर्टिकल 29, यहाँ आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। ठीक, अल्पसंख्यक जिनकी की संख्या पूरी आबादी में, जो देश की आबादी है उसमें कम है बाकियों की तुलना में। बहुसंख्यक इस समय हिंदू हैं धर्म के हिसाब से, बाकी जितने भी हैं उन्हें अल्पसंख्यकों में गिना जाता है। तो इसमें आप देखें कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करना ये भी संविधान का उत्तरदायित्व है, तभी समानता स्थापित हो पाएगी। तो उसका ब्यौरा हमें दिखाई देता है 29 में। इसके बाद है 30वां यानी अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्थानों की आप स्थापना कर सकते हैं, वहाँ पर आप प्रशासक बन सकते हैं। और ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त हुआ है, मतलब वो अपने स्तर से जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन देख सकते हैं। 31वां संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, और इसी को कर दिया गया था निरस्त। ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये जो है ये हमारे प्रचलन में नहीं है। इसके बाद 31 क है, ये संपदाओं और उसमें आदि शब्द लगा हुआ है जिसमें कि कई सारी चीज़ें आती हैं। तो संपदाओं के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली जो विधियां हैं उनकी व्यावृत्ति पर आधारित है। ठीक है, उनकी व्यावृत्ति पर आधारित है। और जो 31 ख आप देख रहे हैं ये कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 31 ग जो है इसमें कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति प्राप्त होती है, यानी उनका ब्यौरा दिखाई देता है। और 31 घ जो है ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में कानूनों के बचाव की बात करता है, और इसको भी निरस्त कर दिया गया। इसमें कई सारे जो है वो प्रचलन से बाहर कर दिए गए। अगले वाले को देखते हैं, ये है 32वां। और उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, चलिए अच्छा 31वें घ को देख लिया था, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो यहाँ से हम 32वें को ही सीधे सीधे देखेंगे। यहाँ तक हमने बात की थी कि इसे निरस्त कर दिया गया है। देखिए आर्टिकल 32 या 32वां अनुच्छेद मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, ठीक है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का जो अधिकार है उसको देता है। मतलब मान लीजिए कि मूल अधिकार जो है वो संविधान में वर्णित हैं, लेकिन कोई आपको आपके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उससे ज़बरदस्ती मनवा सकते हैं, कोर्ट मनवा सकता है, और इसके लिए आप न्याय मांगने के लिए कोर्ट के पास यानी न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाकर आप इन्हें प्रवर्तित करा सकते हैं। और इससे संबंधित कई सारी रिटें होती हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार पृच्छा है। इन सबको हम विस्तार से आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो उन सब का जो ब्यौरा है वो आर्टिकल 32 में दिखाई देता है। इसके बाद है 32 का यानी 32A, और इसमें कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, और इसको भी निरस्त कर दिया गया है। तो ये हमारे किसी काम का विशेष तौर पे नहीं है। इसके बाद है 33वां। तो 33वां जो है इसमें कहा गया कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की जो संसद की शक्ति है उसका ब्यौरा इसमें दिखाई देता है। 34वां, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, सेना का जो शासन है वो चल रहा है, तब इस भाग में प्रदत्त अधिकारों पर जो निर्बंधन लगाए जाते हैं उनका पूरा जो लेखा जोखा है वो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 35 को आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, और इसमें इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का जो विधान है वो दिखाई देता है। मतलब उपबंध सिर्फ देना पर्याप्त नहीं होता है, वो प्रभावी हो जाए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 35 यानी अनुच्छेद 35 में दिखाई देता है। इसके बाद है नीति निदेशक सिद्धांत। कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इतना समय इसमें फालतू में खपाया जा रहा है, जल्दी जल्दी बता के आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। तो ये ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाए, इसीलिए आराम से बताया जा रहा है, और हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा, तो पार्ट वाइज है, आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। इस चीज़ को आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उसमें 36वें से आरंभ होता है, आर्टिकल 36 से। सबसे पहले परिभाषा दी हुई है कि असल में ये है क्या, ठीक। उसके बाद 37वां, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ये किसमें वर्णित है, ये 37वें में। और अनुच्छेद 38 जो है इसमें राज्य, मतलब ऐसा कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाएगा, तो उसमें निर्देश करने का काम या उसे दिशा दिखाने का काम, आदेशित करने का काम कौन करेगा? नीति निर्देशक सिद्धांत करेंगे। इनमें जो सिद्धांतों का ब्यौरा दिया गया है उसको आधार बना के राज्य कानून बना सकता है और पब्लिक वेलफेयर का काम कर सकता है। तो ये एक चीज़। इसके बाद है 39 यानी 39वां, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ जो तत्व हैं वो इसमें दिए हुए हैं। ये विधि तत्व हैं, नीति तत्व हैं। इसके बाद है 39 क यानी 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की इसमें चर्चा है। क्योंकि विधिक सहायता सभी की पहुंच में होनी चाहिए और सबके पास इतना पैसा तो है नहीं, तो यहाँ निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और 40वां अनुच्छेद ये ग्राम पंचायतों के संगठन की चर्चा करता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर ये आकर्षित करता है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब ये कौन कौन सी दशाएं हैं, जब हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे विस्तार से तो उसमें देखेंगे। इसके बाद है 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें दिखाई देता है। और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि का जो प्रावधान है वो 43वें अनुच्छेद में है। 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना हमें मालूम होता है और सहकारी समितियों को बढ़ावा, ये है 43 ख। 44वां जो है वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता की बात करता है और अभी इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़। इसके बाद 45वें को देखते हैं, तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक है, मतलब शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। अगर खूब सारी फीस लेकर अनिवार्य शिक्षा कर दें तो ये एक तरह से शोषण होगा लोगों का, क्योंकि सब लोग सक्षम नहीं है। और अगर हम निःशुल्क ही कर दें, अनिवार्य न करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ नामांकन करा के हटा लेंगे। तो ऐसे में दोनों आवश्यक है, तो दोनों का प्रावधान यहाँ पर दिखता है। इसके बाद है 46वां आर्टिकल 46 और इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, मतलब उसे प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। राज्य इस पर कानून बना सकता है। और 47वें को देखते हैं, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य को सुधारना, ये सब राज्य का कर्तव्य है। असल में उस सरकार का कर्तव्य है जिसे कि जनता ने चुनकर कुर्सी पर बैठा है। अब ये राज्य सरकार यहाँ पर है, राज्य को ही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये सब हमने देखा। आगे चलते, यहाँ देखिए 48वां। और 48वां जो है इसमें कहा गया यहाँ पर कि कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाए, क्योंकि ये राज्य की आय में वृद्धि करते हैं। ठीक है, कृषि तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी कितना भी विकसित राष्ट्र क्यों न हो, कृषि अगर वहाँ से नष्ट हो गई तो देर से देर वो समाप्त हो जाएगा। तो इसे मजबूत रखना आवश्यक है और भारत जैसे देश में तो अनिवार्य है। पशुपालन जो है वो इसी में एलाइड सेक्टर होता है, जो कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का और राज्य को वित्त पोषण देने का काम करता है। ठीक, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का संगठन करना, ये इसका उद्देश्य। इसके बाद इसी में है एक 48 का। ठीक, और ये पर्यावरण का संरक्षण करने की बात करता है, उसका संवर्धन करने की बात करता है, साथ में वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अब यकीनन इसको जो है वो ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य बना देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पे कानून बन सकता है, इस पे कानून बनना चाहिए। मतलब ये दंडनीय अपराध होना चाहिए कि अगर आप पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इससे संबंधित कानून हैं, लेकिन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो पर्यावरण, मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का पर्याप्त संरक्षण कर सके। इसीलिए अभी भी भरपूर विनाश हो रहा है और उसमें सरकारें भी उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है या वंचित हैं। पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में वो बहुत सारे पर्यावरण के पहलुओं को नष्ट कर रही है। इसके बाद देखते हैं अगले वाले अनुच्छेद को, जो कि है 49वां। और 49वें में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व की जो संस्मारक हैं, स्मारकें हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, जो कि राष्ट्र की धरोहर है, राज्य की ही नहीं बल्कि देश की हैं, तो उनका संरक्षण करना वो इसमें वर्णित है। 50वां देखते हैं, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों अलग रह के ही बेहतर कर सकती हैं। एक साथ रहेंगी तो काम ठीक ढंग से नहीं होगा, तो उनका पृथक्करण ये वहाँ पे वर्णित है। और 51वां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा करता है। इसके बाद नंबर आता है मूल कर्तव्यों का, जो कि पहले संविधान का हिस्सा नहीं थे। शुरुआत में सिर्फ मौलिक अधिकार मौजूद थे, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, इनको न्यायालय में जाकर कोई मनवा नहीं सकता है। ये अपनी नैतिकता पर निर्भर करते हैं कि हम इन्हें मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। अगर इसे हम मानते हैं तो अपना और देश दोनों का भला होगा। तो मूल कर्तव्य जो है ये 51 क में वर्णित है। ठीक, ये बाद में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पे। मूल कर्तव्यों के बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अब इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें हम एक साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52, और इसमें वर्णन है भारत के राष्ट्रपति का। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कैसा होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद है 53वां, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है वो सब वर्णित है। 54वां जो है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे हम राष्ट्रपति को चुनेंगे या कैसे वो चुना जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा कि अप्रत्यक्ष होगा,
कौन से सदस्य इसमें भागीदार बनेंगे, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। निर्वाचन की जो रीति है उसका प्रावधान यहाँ 55वें में है। मतलब पहली चीज़ तो निर्वाचन की चर्चा है, फिर उसके अंदर कौन कौन से तौर तरीके अपनाए जाएंगे उसका वर्णन है। तो ये 54-55 आप एक साथ देख रहे हैं। अब उसका निर्वाचन हो गया, वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया, तो उसकी जो पद की अवधि है, ऐसा तो है नहीं कि वो जन्म जन्मांतर के लिए राष्ट्रपति बन गया है, उसकी कुछ सीमा होगी। तो उसका जो कार्यकाल है उसका वर्णन ये सब हमें दिखाई देता है आपके 56वें आर्टिकल में। इसके बाद है 57वां, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के, कि राष्ट्रपति एक बार अगर निर्वाचित हो गया है तो दोबारा वो मतलब वही व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं ले सकता है, ले सकता है अथवा नहीं ले सकता है, ये लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है। तो उस भ्रम का समाधान यहाँ पर किया गया है, पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्र है अथवा नहीं। इसके बाद देखिए 58वें को, राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी उठकर आया और शामिल हो गया, उसके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, और वो योग्यता कौन सी है इसका ब्यौरा। इसके बाद है 59वां, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें और अंत में शपथ का प्रावधान, मतलब उसका जो प्रतिज्ञान है, ये शपथ की बात हो रही है राष्ट्रपति के संदर्भ में, वो आर्टिकल 60 में वर्णित है। 61वां, जब पद पे बैठ गया, मतलब पद पे आसीन हो गया, शपथ उसने ग्रहण कर ली और वो अपना काम शुरू कर देता है, तो उसके बाद उससे अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि संविधान के और देश हित के विरुद्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और महाभियोग चलाने की अपनी प्रक्रिया है, और वो 61वें आर्टिकल में वर्णित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये महाभियोग वाला जो भयंकर प्रावधान है इसको सीखा है। इसके बाद है 62वां, तो यहाँ 62वें नंबर के आर्टिकल में आप देखें कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि है उसके बारे में इसमें ब्यौरा दिखाई देता है। रिक्त पद जो होता है ना, उसके लिए क्या करेंगे, मतलब उसमें कौन सा व्यक्ति होगा जो कि तत्काल में कार्यभार संभालेगा, या उसको भरने संबंधी क्या आगे प्रोसेस हो सकता है, वो सब जो अवधियाँ हैं उसका ब्यौरा इसमें दिखाई देता है। अब इसमें एक खास जानकारी दी हुई है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर कौन कौन से हैं। 52वां है, 53वां है, 54वां है, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। ठीक, और इसके बाद आप देखें कि 65, 71, 72, 74, 75 ये सब आगे दिए हुए हैं। तो आगे दिए हुए हैं तो उन्हें हम आगे देखेंगे, एक क्रम से देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर नंबर देख लीजिए। मतलब ये है ना कि इनमें भी ब्यौरा प्राप्त होगा, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मौजूद नहीं है तो आप ऐसा मत समझिए कि वो गायब कर दिए गए हैं। यहाँ एक सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे गिनती चलती है बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद 63वें को देखते हैं। तो आर्टिकल 63 की अगर बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति, मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका ब्यौरा हमें प्राप्त होता है 63वें आर्टिकल से। और 64वां जो है ये पदेन सभापति के बारे में चर्चा करता है। किस चीज़ का पदेन सभापति? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन यानी पद पर आसीन या पद के लिए योग्य सभापति होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो राज्यसभा का ये सभापति होता है। ठीक, और 65वां देखते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद जो है वो अचानक से रिक्त हो जाए, आकस्मिक उसमें रिक्ति आ जाए या कोई और कारण आ जाए जिसकी वजह से राष्ट्रपति वहाँ पर अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है और उसके सभी जिम्मेदारियों को, उसके सभी कृत्यों का निर्वहन करने लगता है। ठीक, तो उससे संबंधित उसकी क्या सीमाएं हैं, कब तक वो ऐसा कर सकता है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा हमें प्राप्त होता है 65वें आर्टिकल में। और इससे संबंधित मतलब उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 है। मतलब ये जो आर्टिकल है इसमें आपको उपराष्ट्रपति के बारे में यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ही जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद है 66वां। अब प्रत्येक में है क्या वो जानना आवश्यक है ना। तो 66वां जो है इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। 67वां जो है इसमें उपराष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होगी, वो भी जो है वो जन्मांतर तक नहीं बैठा रह सकता है, तो कितने समय तक वो अपने पद पर आरूढ़ रह सकता है और कब उसका समापन होगा, ये सब इसमें दिखाई देता है। इसके बाद है आपका 68वां आर्टिकल 68 या अनुच्छेद 68। इसमें उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है, जैसे हमने देखा था ना, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है आकस्मिक तरीके से, तो वहाँ पर जिम्मेदारी संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है। बाई चांस अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है तो उसका निर्वाचन करने का समय क्या होगा, कब तक निर्वाचन को पूरा करना है, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कौन सा व्यक्ति वहाँ आएगा, उसकी पद अवधि कितनी होगी, कैसी होगी, इन सब का जो ब्यौरा है वो हमें प्राप्त होता है 68वें आर्टिकल में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए 69वां जो आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञान होता है उसका, मतलब वो एक अपने पद के लिए शपथ लेता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, तो वो सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद यहाँ कहा गया कि इमरजेंसी कंडीशन में मान लीजिए राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित है, आकस्मिक मृत्यु हो गई, भगवान न करे, और मान लीजिए किसी वजह से उसका पद जो है वो रिक्त रह जाता है, तो उसके कृत्यों का निर्वहन ये अनुच्छेद 70, ठीक है, आर्टिकल 70 में वर्णित है। मतलब उपराष्ट्रपति वहाँ जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगा। इसके बाद है 71वां आर्टिकल 71 या अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और 72वां अनुच्छेद ये कहता है कि क्षमता आदि
कि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। हालांकि भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा पावरफुल नहीं होता है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो संसद और उसका जो प्रतिनिधि है, मतलब लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का नेता होता है, वही इसमें लीडर बनता है। उसी की सलाह पे राष्ट्रपति भी काम करता है। यहाँ बात पीएम की हो रही है, लेकिन फिर भी इसके पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ आप देखें कि कुछ मामलों में ये दंडादेश का निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, दंड को छोटा कर सकता है। ये सब पावर इसके पास होती है। इसके बाद 73वें को देखते हैं। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का ब्यौरा हमें अनुच्छेद 73 यानी आर्टिकल 73 में प्राप्त होता है। इसके बाद अब अगला वाला जो है उसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी का ब्यौरा प्राप्त होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अभी पीछे हमने देखा ना कि प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता असल में। तो यहाँ पर ये मंत्रिपरिषद जो है ये सलाह देने का काम करेगी, और ऐसा प्रावधान संविधान में ही किया गया है 74वें अनुच्छेद में। और मंत्रियों के बारे में कई सारे अन्य उपबंध भी हैं जो कि 75वें में है। यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि आर्टिकल 74, 75, 78, 77, 78 और 88 यानी 88वां, ये सब भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। तो इनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। कुछ की चर्चा हमने कर ली है, कुछ को हम आगे देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।